हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कारण ये है कि हमारा चैनल आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हम आपको 2 वीडियोस या 2 चैप्टर आपको फ्री में दें और उसके बाद हम आपसे बोलें कि आपको इसके आगे के चैप्टर, आगे के वीडियो देखने के लिए कोई पैकेज लेना है, कुछ पेमेंट करना है। ऐसा हम कुछ भी आपके साथ नहीं करते। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जा सके। इसीलिए हमारे चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपका CBSE, NTSC, आपका UPSC, ओलंपियाड्स, जितना भी कंटेंट आपको दिया जाता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पर आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है हमारी कामयाबी की तरफ बढ़ते धीरे धीरे कदम। कामयाबी अर्थात हमारा एग्ज़ाम, जिसमें हम कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं उस एग्ज़ाम को। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ये क्या है कि ये हम फटाफट जो चैप्टर हम पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जिनके NCERT सॉल्यूशंस को भी हम कर चुके हैं, इन वीडियोस यानी कि 1 शॉर्ट रिवीजन यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम इस चैप्टर को फटाफट समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमने पहले नहीं किए वो अब हम करेंगे। तो कौन सा चैप्टर है ये, चलिए देखते हैं। चैप्टर हमारी जो क्लास है वो है क्लास 12 हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 2 अध्याय है 3, कविता के बहाने बात सीधी थी पर। तो ये 2 कविताएं इस पार्ट में हमारे सामने दी गई हैं। इन दोनों ही कविताओं को हम वर्ड टू वर्ड अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसकी व्याख्याओं को पढ़ चुके हैं, साथ ही इसके NCERT सॉल्यूशंस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आज हम इस कविता को देखेंगे, इसके सार को समझेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पहले नहीं किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता देखते हैं। कविता है हमारी, पहली कविता आ रही है कविता के बहाने। तो चलिए देखें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ कविता को उन्होंने 3 माध्यमों से समझाया है। पहला है चिड़िया, फिर दूसरा है फूल और तीसरा है बच्चा। तो कवि ने यहाँ पहले माध्यम में बताया है कि चिड़िया, कविता जो है वो किस तरीके से उड़ती है जैसे चिड़िया, मगर चिड़िया भी ऐसी जगहों पर नहीं पहुंच पाती जहां पर कविता पहुंच जाती है। उसी तरीके से फूल की तरह ही खिलती है, फूल की तरह ही महकती है, मगर फूल एक सीमित समय के लिए खिलता है, सीमित जगहों तक महकता है। मगर कविता जो एक बार खिल गई तो वो हमेशा खिली रहेगी और अपनी सुगंध सिर्फ एक सीमित दायरे तक ही नहीं रखती, हमेशा हर जगह पर उसकी सुगंध आती ही रहती है। तो यहाँ पर कविता और फूल दोनों से ही कहीं बेहतर बताया कविता की उड़ान और उसकी महक को। मगर आखिरी छंद में उन्होंने क्या बताया, कविता का उड़ना सिर्फ बच्चे ही जाने। अब कैसे, बच्चे जब खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं तो वो किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते। उसी तरीके से कविता भी जब लिखी जाती है तो उसे पढ़ सभी लोग सकते हैं, उसको भी लिखने वाले या पढ़ने वाले किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, वो हर घर घुस जाते हैं। उसी तरह कविता भी हर घर में घुस जाती है। तो यहाँ पर बच्चों और कविता को सिमिलर बताया, जैसे कविता होती है वैसे ही बच्चे होते हैं। तो ये हमारी पहली कविता थी। अब इस कविता के सार को देखिए क्या है। ये कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है, यानी कि एक यात्रा को बताया गया कि कविता कैसी होती है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ ही उसकी परिणति निश्चित होती है, यानी कि चिड़िया की उड़ान की एक दिशा निश्चित होती है कि वो भाई कुछ जगहों पर नहीं जा सकती है, ठीक है। उसी तरह फूल की परिणति यानी कि खिला है तो उसकी परिणति निश्चित है कि वो 1-2 दिन में मुरझा जाएगा,
लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए यहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। तो इस कविता में बताया उन्होंने कि सिर्फ हमें पता है कि जब चिड़िया उड़ती है तो हर जगह नहीं जा सकती, हर जगह नहीं घुस सकती, मगर कविता सब जगह जा सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसी तरीके से जब फूल खिलता है तो वो कुछ दिन में मुरझा जाता है, ये उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन कविता जो है वो हमेशा महकती रहती, हमेशा खिली रहती। बच्चे जब खेलते हैं तो उनकी कोई सीमाएं नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, वो हर जगह चले जाते हैं, हर किसी को अपना बनाकर खेलते हैं, उनका बंधन नहीं होता। उसी तरीके की कविता भी जब चलती है तो वो सभी सारी चीजें लुढ़ती, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, अतीत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, सभी के साथ वो खेल लेती है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब यानी जहां पर हम किसी चीज को बहुत ही शिद्दत के साथ रचना करेंगे, यानी कि बहुत ही दिल के साथ हम उस चीज की रचना करेंगे, वहां पे सारे बंधन अपने आप टूटते चले जाते। वह सीमा चाहे घर हो, भाषा हो या समय हो। जैसे बच्चे खेलते हैं, समय कोई भी समय उनको दे दो तो वो बस खेलना शुरू कर देंगे। कोई भी भाषा का बच्चा हो, हम कह रहे हैं वो हमारी भाषा नहीं बोल पाता, तब भी वो उसके साथ खेल लेते हैं। जात पात हो, कोई घर हो, उनके लिए किसी तरह का बंधन नहीं होता। उसी तरीके से कविता भी होती है। तो यही कवि ने हमें इस कविता में समझाया है। अब इसी कविता पर आधारित प्रश्न है हमारे पास में। प्रश्न संख्या 1 है, कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? जिस प्रकार फूल पराग, मधु, सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है। जब कवि फूल खिलता है तो उसमें देखिए कितनी सुगंध होती है, उसमें पराग होते हैं, उससे आकर्षित होकर भौरे आते हैं। उसी तरीके से जब कविता करी जाती है तो वो क्या है, मन के सारे भाव निकल के आते हैं और भाव हमेशा शुद्ध होते हैं। तो यही इनमें साम्यता होती है, यानी समानता। साम्यता मतलब समानता क्या होती है। प्रश्न संख्या 2 है, कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? इस जो हमने अभी जो कविता पढ़ी है इसमें कविता की क्या विशेषता है, कविता में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये चीज पूछी गई। तो क्या है, कविता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह सर्वव्यापक होती है, यानी कि एक बार हो गई तो वो हमेशा खिली रहेगी। इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है, यह खेल के समान। रचनात्मक ऊर्जा मतलब जो रची गई है पूरी ऊर्जा के साथ। जब पूरी ऊर्जा के साथ रची जा रही है तो उसको पढ़ने वाले के मन में भी उतनी ही ऊर्जा जो है स्पंदित होती है। तो यहाँ पर क्या है, पूरी रचनात्मक ऊर्जा होती है और यह खेल के समान होती है। अर्थात जैसे खेल हम खेलते हैं उसी तरह हम जब कोई कविता रचते हैं तो उसमें शब्दों, छंदों, चौपाइयों, अलंकारों, रसों, इन सब के साथ खेल करके जो है वो कविता की रचना होती है। तो ये सारी कविता की विशेषताएं बताई गई हैं। अब हमारे पास आ रही है हमारी दूसरी कविता। क्या है कविता? बात सीधी थी पर। किस तरीके से यहाँ पर एक सीधी बात में जो है उलझते चले गए हमारे कवि। कह रहे पहले उन्होंने सीधी बात कहना शुरू करी, मगर उस बात में और सुंदरता लाने के चक्कर में उसको तोड़ते मरोड़ते कैसे हो गए, ये चीज उन्होंने बताई है। चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया।
उसी जगह ठोक दिया ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इस बात में उन्होंने बताया कि एक बार जो है मैं ऐसे ही कविता कर रहा था और उसमें भाषा को बहुत ही उच्च करने के चक्कर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता चला गया कि जो बात कहना चाह रहा था वो भाषा के चक्कर में कहीं ना कहीं उलझती घूमती चली गई। अब मैं सोचा कि मैं उसको फिर से उसी टॉपिक पे वापस लेकर आना चाहूं, लेकिन उस कोशिश में क्या हुआ, वो बात और उलझती चली गई भाषा के चक्कर में। अब मैं सोच रहा हूं और मेरी इन सभी चीजों को सामने बैठे लोग जो हैं खूब तमाशबीन, यानी जो सुन रहे थे वो खूब ताली बजा रहे, वाहवाही दे रहे। आखिरकार मैंने बहुत वापस आने की कोशिश करी, जब नहीं आ पाए तो क्या हुआ, अंत में उस बात को हमने कील की तरह ठोक दिया। जैसे आप पेज घुमाते हैं, जब चूड़ी मर जाती है तो क्या होता है, उसको आखिर हम कील की तरह ठोक देते हैं। तो यही हुआ, वहां बात को हमने क्या किया, खत्म करने, यानी कि भाषा को हमने वहीं छोड़ दिया और जो मेन मुद्दा था हम वहां पर आ गए उसको बात करने के लिए। अब वो उसमें हमने उसको ठोक तो दिया, मगर अंदर जो भाव था, यानी कि अर्थात जो हम बात कहना चाहते थे वो बात हम जनता तक पहुंचा ना पाए, अर्थात अंदर से उसमें कसाव नहीं था। बात तो हमने पूरी कह दी मगर हम अपने भावों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। फिर अंत में वो बात हमसे क्या पूछती, क्या तुम्हें बचपन में किसी ने भाषा के साथ सहूलियत नहीं सिखाई? तो इस कविता में हमको क्या बताया गया है कि जब भी आप बोलिए अपनी भाषा पर अपनी कमांड रखिए, ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आप कहीं के कहीं निकल जाएं। चलिए अब इसके सार को देखते हैं क्या है। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, मतलब जो हम बात कहना चाहते हैं वो भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। तो भाषा बहुत ही शुद्ध हो लेनी चाहिए आपको, ऐसी भाषा जो सामने वाला समझ सके। किंतु कभी कभी बात के मुंह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण और चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यानी कि हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, देखिए एक बात होती है कि हम अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं दूसरों तक, लेकिन अब उसको हम थोड़ा और प्रभावशाली बना दें तो उसमें कुछ पर्यायवाची डाल दिए, अनेकार्थ, मगर हम इतने डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि सामने वाला उसके मेन मतलब को समझ ही नहीं पाता। उसे भाषा सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब जो उसका मतलब है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पाता। तो यहां पर उन्होंने भी बताया है कि भाषा जो है वो बात जो है वो भाषा में उलझती चली गई। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अंत में क्या हुआ, जो शब्द हम उस भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए पैदा कर रहे थे, तो वो जो बात हम कहना चाह रहे थे, जो समझाना चाह रहे थे, वो बात तो कहीं गुमी हो गई, उसका तो अर्थ का अनर्थ हो गया कहीं पे जाकर। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में करना चाहिए ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें। अर्थात जो भी बात हमें करनी है एकदम साधारण शब्दों में करिए। आप ये बोलिए कि बहुत उच्च क्वालिटी के शब्दों का इस्तेमाल, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, अब मैं एकदम टिपिकल हिंदी का इस्तेमाल करने लगूँ, पूरी आपकी जो है व्यवहारिक हिंदी छोड़कर हम पत्राचार में हिंदी का इस्तेमाल करने लगे, तब तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें बात जब दूसरों को समझानी है तो ऐसी करनी चाहिए ताकि सामने वाला बात को समझ सके, यानी कि व्यवहारिक हिंदी। व्यवहार मतलब जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं, इस तरह की भाषा का हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसी कविता पे आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या किया? यानी कि जो उसकी बात जो भाषा के चक्कर में कहीं गुम हो गई थी, उसको वापस लाने के लिए कवि ने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया, कवि ने बात को प्राप्त करने के लिए भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटाया, तोड़ा मरोड़ा, फलस्वरूप वो बात पेचीदा हो गई। अब क्या है, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि आए हम घुमा दिया, मतलब जहां पे वो उलझ गए थे भाषा के चक्कर में, उन्होंने घुमाया फिराया, उल्टा ये वो किया कि वापस हम आ जाएं, लेकिन वो और उलझते चले गए, वो अपनी बात पर वापस आ ही नहीं पा रहे थे। प्रश्न संख्या 2 है,
कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ। अब कवि ने जो इतना कर्तव्य किया, अपनी बात कहने चक्कर में इतने भाषा को उलझाया, फटाया, सब कुछ किया, अंत में उसका परिणाम क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर लाक लपेट करने वाले शब्दों में कहा, सुनने वालों द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली। यानी कि वो भाषा के जितने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लाग लपेट कर रहे थे, उलझा रहे थे, सामने वाले उनका उतनी ही वाहवाही कर रहे थे और उतना ही मजा ले रहे थे। तो ये हमारा यहाँ पर पाठ हमारा खत्म हुआ। जो हमारी 2 कविताएं थी हमने पढ़ा, उनके सार को समझा। अब जो हम ये वन शॉट रिवीजन करा रहे हैं आपके लिए, ये सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही नहीं, आप सभी क्लासेस में, सभी सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं। तो आप कैसे जाएंगे? तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsprint.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे CBSE इंग्लिश मीडियम। इसे क्लिक करते ही आपके सामने वन शॉट रिवीजन आ जाएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन आपके लिए अवेलेबल है। अब आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। आप है क्लास 12th में, तो यहाँ वॉच नाउ है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 12th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से पूरी प्लेलिस्ट आपके देखना है, सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, आपका होने वाला है, आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज हिंदी का होने वाला है तो आप इसे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपकी सारी बुक्स आ जाएंगी। बुक्स को क्लिक करेंगे, उसके अंदर सारे आपके चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। अब जो जो चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपना रिवीजन कंप्लीट कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ सब्सक्राइब बटन है, आप इसे क्लिक करिए, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आपके सामने जो भी वीडियोस, जो भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आ रहे हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आपको एक रिमाइंडर भी रहेगा कि क्यों आपका ये वीडियो रिलीज़ होने वाला है। तो ये आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जो है मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही अच्छे टीचर्स आपको इसको समझाते हैं, ताकि हम आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेलिंग से समझा सकें और आपकी जितनी भी स्टडी है वो बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर सकें। कभी आप कुछ पढ़ने बैठते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो ये इस तरह की जो टेंशन होती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो आपको ना हो। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।